अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, महंगाई पूरे देश भर के लिए एक बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। इसलिए मुद्दा होता जा रहा है क्योंकि अब दूध की कीमतें भी आज से बढ़ गई हैं। पैकेज्ड दूध पे जीएसटी इम्पोज कर दिया गया है, जो आज से लागू है। अब सभी दूध कंपनियों ने पैकेट वाले दूध में 2 रुपया प्रति लीटर का इजाफा कर दिया है। इस पर किस तबके पे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है और कौन लोग इससे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं? और सिर्फ दूध ही नहीं, चावल महंगा हो गया है, आटा महंगा हो गया है, पीएनजी महंगी हो गई है और बैंकों का कर्ज भी महंगा हो गया है। अब लोग परेशान हैं और इस बात से काफ़ी विचलित हैं क्योंकि महंगाई बेकाबू होती जा रही है। हमें इस बारे में खुलकर चर्चा करनी है। बहनों भाइयों, 101वां संविधान संशोधन जो जीएसटी लेकर आया था, जीएसटी के लाने की वजह से संविधान में 101वां संशोधन हुआ था और जीएसटी पूरे देश में लागू किया गया था। तब ये कहा गया था, एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स। एक्सीलेंट आइडिया, लोगों ने बड़ा सराहा कि ये तो कोई बहुत अच्छी चीज़ है। और तब सरकार ने इसको लागू करते वक्त ये दावा किया था, महंगाई नहीं बढ़ेगी, महंगाई पर कंट्रोल होगा और इसे काबू में किया जाएगा। लोगों को लगा वाकई में ये तो कोई बहुत ही करिश्मेटिक चीज़ आने वाली है। लेकिन जीएसटी लागू होने के बाद महंगाई बेकाबू है। और अभी से नहीं, जब से जीएसटी आया है, क्योंकि जीएसटी में खुद में एक बेहद कॉम्प्लिकेटेड टैक्स प्रक्रिया है। देने वाला भी नहीं जानता क्या मसला है और लेने वाले को भी नहीं पता कि वो क्या ले रहा है। यानी कर देने वाला और कर लेने वाले के बीच भयंकर असमंजस है। और उस असमंजस के बीच आम लोगों की ज़रूरत की चीज़ें, जब मैं आम लोग कहता हूं तो आम लोगों का मतलब मध्यम वर्ग से होता है, निम्न मध्यम वर्ग से होता है, सैलरीड क्लास यानी नौकरी पेशा तबका से होता है, गरीब व्यक्ति, छोटा काम धंधा करने वाला व्यापारी समाज, स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूर। मेरा तात्पर्य इनसे होता है, जिन्हें हम आम आदमी कहते हैं। जब इस तरह की खाने पीने की सामान्य वस्तुओं पर टैक्स बढ़ता है और उसके कारण उनके रेट्स बढ़ते हैं, तब महंगाई बढ़ती है। तो पैकेट वाला दूध, चावल, ये सब कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता है। आम आदमी मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब और छोटा काम धंधा करने वाला। इसकी कीमत कितनी बढ़ी? 2 रुपया प्रति लीटर। और इसके पहले 6 महीने पहले वैसे भी कीमत बढ़ी, इस बार कीमत बढ़ी जीएसटी के कारण। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इसी आम आदमी पे। आम आदमी मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब तबका, छोटा मोटा काम धंधा करने वाला वेंडर या व्यापारी समाज, जो वो छोटा काम करता है और किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहा है। तो आप सोचिए कि एक सामान्य से शहर में रहने वाले इस तरह के आम आदमी के एक परिवार का खर्च कितना बढ़ता जा रहा है। बिजली की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ गई, आटे की कीमत बढ़ गई, मोबाइल के डेटा की कीमत बढ़ गई, अब दूध की कीमत भी बढ़ गई, चावल की कीमत भी बढ़ गई, कर्ज भी महंगा हो गया और रसोई गैस में इस्तेमाल करने वाली घरेलू गैस के सिलेंडर की कीमत बढ़ी और अब चलने वाली पीएनजी में भी दाम बढ़ गए, सीएनजी के भी दाम बढ़े। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? आम आदमी इससे कितना परेशान है और उस पर प्रभाव कितना पड़ रहा है? प्रत्येक आम आदमी, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, ये हर महीने का एक बजट बनाते हैं। ये एक बजटीय दायरे में काम करने वाले लोग हैं। ये एक ऐसा वर्ग है जो एक कमरे में एसी चला के पूरा परिवार सोता है। क्यों सोता है? ताकि बिजली का बिल कम आए। हम लोग भी यही करते हैं। ये एक ही गाड़ी से पूरे परिवार अपना काम चलाता है। क्यों? ताकि ज़्यादा गाड़ियों का खर्च ना आए और एक ही गाड़ी से सब काम निपट जाए। ये वो तबका है और इसकी तादाद कितनी है? मोर देन 90%। जो छोटे शहरों में रह रहे हैं, बड़े शहरों में रह रहे हैं, 18,000, 15,000, 12,000, 20,000, 10,000, 11,000 की नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए ये 1 रुपया 2 रुपया का विषय नहीं है। ये लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है। तनख्वाहें बढ़ नहीं रही हैं, बाजार में मंदी है,
और सामान महंगा है। आप सब्जी लेने जाएं, 500 रुपया अगर आप लेके गए सब्जी लेने, तो यकीन मानिए कि आप आधा झोला भी नहीं भर पाएंगे सब्जी। और पहले 500 रुपये में 2 झोला सब्जी भर लीजिए। अब 500 रुपये में आपका झोले का 1/4 हिस्सा नहीं भर पाएगा। तो आम आदमी क्या खाए, क्या पहने और क्या इस्तेमाल करे? तब दिक्कत होती है जब दूध जैसी सामान्य ज़रूरत की कीमतें, छोटे बच्चों के लिए, घर पे चाय बनाने के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, हमारी आपकी ज़रूरतों के लिए इसकी कीमतें बढ़ती हैं। इसका इम्पैक्ट किस पे पड़ता है? उसी गरीब आम आदमी पे। आम आदमी मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, सैलरीड क्लास, गरीब आदमी, स्ट्रीट वेंडर, छोटा व्यापारी, छोटा काम धंधा करने वाला। ये उनके लिए बड़ा तकलीफ का विषय हो जाता है, परेशानी होती है उनकी, क्योंकि एक सीमित बजट में वो काम करने वाले लोग हैं। अब दूध पर जीएसटी लगा के पैकेज, इससे सरकार को क्या मिल जाएगा? कितना पैसा आप अर्जित कर लेंगे? लेकिन इसकी वजह से आपने कितने लोगों को परेशानी में डाल दिया? बहुत बड़ी तादाद। तो इस महंगाई से हमें निजात कैसे मिले? और महंगाई का अटैक कोई एक तरफ से नहीं है। आम आदमी जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ, उस पर महंगाई का अटैक मल्टीपल पॉइंट से है, मल्टी पॉइंट अटैक है उसके ऊपर। उसकी आय घटती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है। बचत वाली बात तो भूल जाइए, खाते में सेविंग वोविंग तो अब ये बहुत पुरानी बात हो गई, जिसको लोग अब याद ही नहीं करते हैं। अब जो कमाया वो खाने भर को रहे, ये ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। लोग जमा पूंजी खा चुके हैं अपनी। तो अब ऐसी परेशानियों से निजात कैसे मिले, हमें डिबेट पे इस पे चर्चा करनी है और समाधान का प्रयास ढूंढना है। कुछ बयान सुनिए आप। बहुत महंगाई हो गई है, हर चीज महंगी है। शक्कर, तेल, चीनी, आटा, आदमी कैसे घर चलाए? कैसे जिसके बच्चे, जिसके घर में 15-16 आदमी का परिवार, वो कैसे चलाए? पहले वही सब्जी राशन 2000 में होता था, अब कम से कम 5 या 6000 के लगभग बढ़ जाता है राशन। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि थोड़ी सस्ताई करें, महंगाई कम करें। अब तो 20,000 भी हो इंसान पे तो वो भी कम पड़ रहे हैं। दवाई, सब्जी, तेल, राशन सब महंगा हो गया है, सिलेंडर भी महंगा हो गया है। बच्चों को पालना बहुत मुश्किल हो रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है, छोटी छोटी चीज़ों की महंगाई है। तो हम लोग की तो व्यापार नवीन मार्केट या अच्छी जगहों पे तो कस्टमर दिख ही नहीं रहा है। आज सबसे ज़्यादा मार जीएसटी की है। आप पहले दाल, चीनी, शक्करों में जीएसटी नहीं थी, आज की डेट में ब्रेड, दूध, पानी तक में जीएसटी गवर्नमेंट ने लगा दी है। ये महंगाई है किसी से छुपी हुई नहीं है। एक आम आदमी पर इसका असर बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, क्योंकि जो दूध और ब्रेड हम बच्चों के लिए सुबह लेते थे, उससे हमारा घर का बजट बिगड़ चुका है। जो कि हम सैलरीड हैं, सैलरी पर्सन वाले हैं, तो हमारे फिक्स इनकम है। हम उद्योगपति तो है नहीं कि हमारे पास रोज़ कोई आएगा। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो रोज़मर्रा के खर्चे हैं वो कहीं ना कहीं बढ़ गए। तो मैं कह रहा था, जैसे आप जिनके भी स्टेटमेंट सुन रहे हैं, ये कोई पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। आम आदमी, कॉमन पीपल। कॉमन पीपल मतलब मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब, सैलरीड क्लास, छोटा काम धंधा करने वाला, स्ट्रीट वेंडर्स, मजदूर। ये आम आदमी हैं और ये हैं परेशान। तो हमें महंगाई पर इनके बारे में चिंता करनी है। शबनम पांडे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, नीलम यादव आम आदमी पार्टी से हैं, डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी से हैं और टिपिकल हाउसवाइफ रेहाना अंजुम खान जी मौजूद हैं। मैं इनसे भी पूछूंगा क्योंकि ये लोग घर चलाते हैं। डॉक्टर राहुल सिंह जी जाने माने अर्थशास्त्री हैं, दिल्ली से मेरे साथ मौजूद हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ने के लिए। कार्यक्रम की शुरुआत मैं रेहाना अंजुम खान जी से करना चाहता हूँ। रेहाना जी, बहुत शुक्रिया आपका। एक हाउसवाइफ के तौर पे आप अपना घर चलाती हैं, इन दिनों कितना आपको लिए मुश्किल हो रहा है अपना घर चलाना? मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल, मायूसी होती है कि अब मैं आगे क्या करूं, कैसे घर चलाऊं। इतनी महंगाई, जिस टाइम सिलेंडर खरीदती हूँ 1100 रुपये, तो वो हमारे बजट से कम ही होता चला जा रहा है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि मैं उसको मैनेज नहीं कर पा रही हूँ। कैसे करूँ, बहुत मायूसी हो गई है। बच्चों को मैं कैसे पढ़ाऊँ, बच्चों को मैं फीस कैसे भरूँ, 10,000 सैलरी में मैं कैसे जो है मैनेज करूँ। चीनी, दूध, आज से अच्छा आपने देखा है खबर, आज 17 तारीख है और जो जीएसटी की रिकमेंडेशन थी, आज से दूध के दाम 2 रुपया प्रति लीटर बढ़ गए हैं। तो अब दूध उतना ही आएगा या थोड़ा बहुत कम कीजिएगा? दूध कम हो ही गया सर,
कहाँ से हम लोग मैनेज करें? जो हम लोग 2 लीटर 1.5 लीटर खर्चा करते हैं, आधे लीटर में काम चला रहे हैं, कहाँ से मैनेज करूं 10,000 में? महंगाई इतनी बढ़ गई है, तनख्वाह हम लोग की वही है। छोटी सी मेरी एक शॉप थी मोबाइल सर्विसिंग की, उसको मुझे बंद करना पड़ा क्योंकि कोई भी काम नहीं आ रहा है, और मुझे उसका किराया भी देना है, मुझे घर भी चलाना है, मुझे बच्चों की फीस देना है। मैं रो देती हूँ कि कैसे मैं इसको मैनेज करूं, किसके आगे जाऊं, मैं कहाँ जाऊं, किससे रिक्वेस्ट करूं? मैं इतनी मायूसी होती है। नहीं, आप मैं रोए कहाँ नहीं, जाऊं, मैं किससे कहूं आपकी अपनी फरियाद को? तकलीफ समझ सकता हूँ। हम लोग भी मध्यम वर्ग से ही आते हैं, और मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आपको बताऊं कि मेरे घर में पहले 3 लीटर दूध आता था, अब 2 हो गया है। मैं इस टाइम आधा ऐसा नहीं लीटर कि में मैं काम अफोर्ड नहीं चलाती कर हूँ। सकता, लेकिन हमें लगता है कि महंगाई बढ़ रही तो अपनी ज़रूरतें ही घटाओ। आप रोइए नहीं, आपकी तकलीफ हम सब समझ सकते हैं। जो तकलीफ आपकी है वो सबकी, जिसका जिक्र मैं बार बार कर रहा हूँ। आम आदमी मतलब आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, इन्हें फ़र्क पड़ता है। जैसे आपको फ़र्क पड़ रहा है वैसे हम सबको फ़र्क पड़ता है। तो इतने बजट में घर मैनेज करना कितना मुश्किल होगा, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी। तो इसका समाधान कैसे निकाला जाए? कोई सुझाव है आपके पास? क्या करूं सर? कोई सुझाव देना चाहती हैं आप सरकार को? सरकार करूं, हम लोग आम जनता में हैं, हमें लोग ने उन्हें बनाया, इस मुद्दे पे बनाया कि वो हम लोग के लिए अच्छे दिन लाएंगे, और जो महंगाई की बात है वो जो है कम होगी। वो कम तो छोड़िए, उससे 4 गुना हो गई। बेरोजगारी उससे ज्यादा बढ़ गई। जो मेरे यहाँ काम होता था वो भी खत्म हो गया। जो छोटी सी शॉप थी उसको अभी मुझे बंद करनी पड़ी। और मैं 12वीं क्लास में मेरा बेटा था, मैंने उसको काम पे लगाया। काम ढूंढते तो काम भी नहीं मिलता है कहीं पर। कैसे मैं मैनेज करूं, कहाँ जाऊं? एक दिन तो ये मन आ गया था कि मैं सबको अपने साथ में आत्महत्या कर लूं बच्चों के साथ। नहीं, कृपया ऐसा मत करिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धैर्य रखें, परिस्थितियां ठीक होंगी। हम सबको पूरा भरोसा है कि चीज़ें ठीक होंगी, और हमें इसी पॉजिटिव नोट पे रहना है कि चीज़ें ठीक होंगी। हम ऐसा कर सकते हैं कि ज़रूरतों को थोड़ा सा और कम कर लें। बहुत सर कम कर दिया है, लेकिन जो चीज बहुत जरूरी है, हम जो 100 रुपए में ले आते थे वो 200 रुपए में है। तो सर कैसे मैनेज करूं, कहाँ तक मैनेज करूं? जी, मैं समझ लाइट सकता का हूं है, वो भी आपकी जैसे आप कहते हैं कि एक कमरे में मैं सारी लाइट बंद करके एक कमरे में, कि बिल ज्यादा ना आए, अगर ज्यादा आ गया तो कहाँ से मैं भरूंगी? मैं जो नहीं, मैं तो अपना अनुभव बताया कि हम लोग करते क्या है, एक ही कमरे में सब लोग एक ही कमरे में सो जाइए, एक एसी चलता है, सबको काम आ जाएगा। बड़े लोग के अपने तामझाम है कि वो अपना जितना चाहे एसी चलाएं, पर हमारे आपके जैसे लोगों के लिए तो थोड़ा मुश्किल होती है ना। क्या करूं सर, बताइए। हम लोग किसके आगे? सरकार तो बिल्कुल ही नहीं सुन रही, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है छोटे लोगों पर। शबनम पांडे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी, देखिए, हो सकता है कि बड़े लोगों पर फर्क ना पड़े, लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो बहुत परेशान है। ब्रिजेश जी, देखिए, इस बात से मैं कहीं इनकार नहीं करती कि महंगाई नहीं बढ़ी, और महंगाई और समय की तुलना में अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे किसी भी दौर में आप रहें, किसी भी सरकार में रहें, महंगाई धीरे धीरे बढ़ती है। आप सुना करते थे कि हमारे पिताजी जो आप 500 रुपये का कहते हैं कि हम 2 थैला सब्जी ला सकते थे, वो अपनी नौकरी शुरू करते हैं 500 रुपये में और पूरी गृहस्थी चला लेते थे। फिर जब हमने अपनी गृहस्थी चलाई तो 5 रुपये चीनी मिला करता था, और फिर अब हमारे बच्चे चलाएंगे तो 40 रुपये चीनी लेंगे। तो धीरे धीरे समय की तुलना में बढ़ता है। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो हमारी सरकार ने साफ तौर पे कहा कि हम महंगाई की मार को कम करेंगे, और आज दूध का दाम बढ़ा है, तो मैं दूध से ही बताऊंगी कि कैसे हमने महंगाई की मार को कम किया है। निश्चित तौर पे बढ़ा के आपने महंगाई कम की है? नहीं, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मुझे ताज्जुब है एक्चुअली। नहीं, इसीलिए मैं बता रही हूँ कि मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। निश्चित तौर पे 2 रुपये लीटर दूध बढ़ने से हमें भी फर्क पड़ता है, और हर किसी को, नौकरी पेशे वाले को डीए इंक्रीमेंट 8% 7% सालाना बढ़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो है बजट थोड़ा बिगड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, 2006 में जब मैं दूध लिया करती थी 19 रुपये लीटर लिया करती थी, और ठीक 5 साल बाद 2011 में मैं 38 रुपये लिया करती थी। हमारी सरकार नहीं थी।
ये यूपीए की सरकार थी और जब 2012 होता है तो 40 रुपए लीटर। अगर यूपीए सरकार की रफ्तार में हमारी सरकार ने दूध का दाम बढ़ाया होता तो मुझे लगता है आज 200 रुपए के ऊपर होता दूध। लेकिन सरकार ने किस तरीके से कोरोना का, जो कि सदी की सबसे बड़ी महामारी है, उस दौरान में, और यूक्रेन रशिया का युद्ध जो अस्थिरता विश्व में है, उसके बावजूद हमारी सरकार ने अगर दूध का दाम 2 रुपए बढ़ाया है, सरकार उस पर भी चिंतित है। सरकार चाहती है, क्योंकि आपने दूध पर टैक्स जीएसटी क्यों लगा दिया? अब तक तो किसी ने नहीं लगाया था, ना लगाती तो कीमत नहीं बढ़ती। देखिए, ऐसा है कि अगर हम किसी भी चीज का लें तो हर किसी की कीमत अगर वैश्विक स्तर पे बढ़ती है तो आप उसके प्रोडक्शन में जो मशीनरी लग रही है, उसके एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयज के अरे उसका मसला ही नहीं है, आपने टैक्स क्यों लगाया, ये मसला है। देखिए, टैक्स ब्रांडेड चीजों पे है जो कि पैकेट बंद चीज है। तो पैकेट वाला दूध कौन खरीदता है? अरबपति थोड़ी खरीदता है, उसके घर तो सीधे डेयरी से आता है, ये गरीब आदमी खरीदता है। लेकिन हमारे घर ही आता है, मैं तो अपनी बता रहा हूँ। देखिए ब्रिजेश जी, इस बात को तुलनात्मक दृष्टि से ही देखा जाता। अगर हमने यूपीए सरकार के समय चुनाव में जाके कहा कि हम महंगाई की मार बढ़ाएंगे, तो हमने उनके जैसा औना पौना दाम नहीं बढ़ाया। लेकिन समय की रफ्तार के साथ जो दाम बढ़ता है, आप समझिए, आप अगर 18 से 19 रुपए से 38 रुपए पे आते हैं 5 साल में, तो आप देख लीजिए हर 5 साल 2011 के बाद गिन लीजिए और डबल करके देखिए। लॉजिक आप नहीं, लॉजिक तो यही होता है। देखिए, जैसे आपने बताया, हम 2 थैले सब्जी लेके आते थे 500 में, मैंने बताया 500 की सैलरी मिला करती थी, और आज 500 में निश्चित तौर पे जो लोग कुछ जमाने में जिसकी 10-12 हजार तनख्वाह है, वो कहाँ जाए, कहाँ रहे, बताओ। इस बात से सरकार इनकार नहीं कर रही, लेकिन इस बात से कोई देश की जनता भी इनकार नहीं कर सकती। आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल होता है। कीमत बढ़ाकर भी एहसान जताना कोई आपसे सीखे नहीं। देश विदेश के में जो कीमतें बढ़ रही हैं, जो महंगाई दर बढ़ रही है, अगर उससे तुलना करिए तो हम तो बहुत कम है। यूपीए सरकार के समय से तुलना करिए तो भी हम कम है। थैंक यू। सुरेंद्र राजपूत जी, इनके जस्टिफिकेशन को आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? तो कह रही हैं एहसान है, नहीं बढ़ी ज़्यादा कीमत। हम भाजपा को, शबनम जी को और पूरे भारतीय जनता पार्टी को प्रणाम करते हैं, इस जनता की तरफ से भी, कि भाई आपने नहीं बढ़ने दी, और बढ़ सकती थी। आप इसके लिए बहुत साधुवाद के पात्र हैं। आप देखिए ना किस किस तरीके का वितंडावाद किया जाता है। कहते हैं कि साहब 2006 से 2011 के बीच में, अरे भाई 2006 से 2011 के बीच में हमने अगर जो पे कमीशन लाए थे उसकी भी तो बात कर लीजिए ना, कि हमने ऑलरेडी आदमी की कमाई 2.5 गुना बढ़ा दी थी। आज आप आदमी की कमाई जो है, जो 2014 में बांग्लादेश से हमारी कमाई कहीं ज़्यादा थे पर कैपिटल इनकम, आज हम बांग्लादेश से पिछड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करें तो नेशनल क्या नाम है 96,000 रुपए साल का कमाता है हिंदुस्तान का आदमी, उत्तर प्रदेश का आदमी तो 48,000 रुपए कमा रहा है। सच बात यह है कि इस तरीके के अफवाह तंत्र के साथ जब भारतीय जनता पार्टी आती है तो पहले ब्रजेश भाई गुस्सा आती थी, अब हमें गुस्सा भी नहीं आती, अब वितृष्णा होती है। मैं 3-4 चीजें आपसे बताता हूं। पहली बात, महंगाई पर आप नियंत्रण करना चाहते हैं, प्री ब्रांडेड और ब्रांडेड को आपको फर्क करना आना चाहिए। जो नहीं बात कह सकता उसको हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि लंबा समय आप देंगे नहीं तो मैं बता देता। दूध पर जीएसटी लगाने का मतलब क्या है, आटे पर जीएसटी लगाने का मतलब क्या है, आप यहां से तो रोक सकते हैं ना। 2014 में पेट्रोल पर 10 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी थी और 2014 में 3 रुपए 49 पैसे एक्साइज ड्यूटी थी डीजल पर। आपने उस एक्साइज ड्यूटी को 32 रुपए क्यों कर दिया, जरा हमें कोई बता देगा? 3 रुपए से 32 रुपए 29 रुपए पर लीटर एक्साइज ड्यूटी आपने बढ़ा दी, तो ये महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा? आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। रशिया से, यूक्रेन से क्या लेना देना, जब अपने आप घर के अंदर टैक्स बढ़ा रहे हैं। हम तो कहते हैं उन टैक्सों को 2014 के उस पर टैक्स कर दीजिए, आप अपने आप महंगाई खत्म हो जाए। 20 रुपए लीटर पेट्रोल, बड़ी कीमतों से आम आदमी कितना प्रभाव पड़ता है? वो तो देखिए, मैं आपको इसलिए ज्यादा नहीं कह सकता हूं कि आपने और रेहाना अंजुम बहन ने जो बातें कह दी उसके बाद मैं बहुत ज्यादा भावुक हो गया हूं। इसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है ब्रजेश भाई, आपके कहने के बाद और रेहाना जी के कहने के बाद। आप इस चीज को देखिए, जो मध्यम वर्ग है, निम्न मध्यम वर्ग है, उसके लिए दुष्यंत, आपके घर कितने एसी चलते हैं? हमारे घर सर
क्या नाम, हम 3 भाई हैं और माता पिता हैं, माता जी तो रही नहीं, तो पिताजी हैं, 4 एसी है, 4 के एसीओ को हम 2 एसी में करते हैं सर, क्या करें बताइए। ड्राइंग रूम में अगर बैठ गए तो भी रहता है 30। आप एक चीज को देखिए, हायर क्लास है या मिडिल क्लास में आते हैं? सर हम तो मिडिल क्लास में, हायर क्लास कहां से हो जाएंगे? पूछ लिए, बुरा क्यों मान रहे? अरे आप क्या नाम, आप अभी कह दे भैया मिडिल क्लास है, बुरा मान जाओ। नहीं, हाँ, आप 56 ग्राम सोने वाले, हम तो 46 ग्राम सोने वाले। आप कहाँ चेक भाई, आदमी बुरा भी कभी कभी मान जाता है। बिल्कुल नहीं, हम हमें आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैं आपको फिर से एक बात कहता हूं, आप इस चीज को देखिए, महंगाई में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेशर्मी और निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रही है, उसका एक अभी लेटेस्ट उदाहरण है। पहला, अब आप देखिए, पहले कहते थे साहब अंतरराष्ट्रीय दाम है डीजल पेट्रोल के, हमने ठीक मान लीजिए, पहले आप खरीद रहे थे $95 पर बैरल, आज की डेट में आप खरीद रहे हैं $70 पर बैरल, लेकिन डीजल और पेट्रोल के दाम आपने कम नहीं किए। आप इस चीज को समझिए, इस चीज को। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली, उत्तर प्रदेश में सबसे महंगा गैस सिलेंडर, 1100 रुपए गैस सिलेंडर, 395 रुपए का गैस सिलेंडर स्मृति जी अपने सर पर रख करके क्या नाम प्रदर्शन करती थी। आज 1100 रुपए के सिलेंडर में कह रही हैं कि नहीं साहब कोई महंगाई नहीं है। महंगाई की तो स्थिति ये हो गई है ब्रजेश भाई, एक तरफ तो महंगाई की मार, दूसरी तरफ से बेरोजगारी की मार। अगर ये लोग 8वां वेतन आयोग भी लगा देना, तब भी आप कहेंगे कि हाँ ठीक है, कमाई बढ़ाई, महंगाई बढ़ा दी। आज तो बेरोजगारी भी आप बढ़ा रहे हो, महंगाई भी बढ़ा रहे हो, डाटा भी बढ़ा रहे हो, आटा भी बढ़ा रहे हो। आप किस तरफ से आदमी को जीने की स्थिति रखने ही नहीं देना चाहते। आदमी 2 टाइम की रोटी को ही विकास समझ रहा है। कांग्रेस महंगाई चौपाल लगाने जा रही है? बिल्कुल सर, हम तो महंगाई चौपाल भी लगाएंगे, उसके बाद रैली भी आप 28 तारीख को रामलीला ग्राउंड पर करेंगे और हम बताएंगे कि 395 रुपए के सिलेंडर में भाजपा को कितनी प्रॉब्लम थी। आज 1100 रुपए के सिलेंडर में कह रहे हैं डॉक्टर अजीज खान, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी। डॉक्टर अजीज खान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर खान, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए महंगाई कितना बढ़ी है? देखिए सर, अभी एक महिला रो रही थी और उनके दर्द को मैं एहसास कर सकता हूं। एक आम जनता होने के नाते कह सकता हूं कि जो उन्होंने बातें रखी और जो जिस तरीके से भावुकता से वो बातों को रख रही थी, बहुत बात है। अभी बातें चल रही थी आटा, दाल, चावल, नमक, तमाम तरीके की चीजें। देखिए ये बेसिक आप बड़े आदमी हैं, आप हमारी बेसिक आम आदमी का महसूस करेंगे। अरे साहब, मैं अध्यापक हूं, पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूं, समाज में लोगों को शिक्षा देता हूं, शिक्षित करता हूं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूं। अच्छा, किसी से पूछ लो तो आदमी गुस्सा हो जाता है, मतलब यहाँ पूछने पे लोग नाराज हो जा रहे हैं। अरे भाई, पूछा कि भाई बड़े आदमी हो, अगर हो तो कह दो हाँ, नहीं हो तो कह दो टीचर हूं, उसमें गुस्सा आने की कौन सी बात है? मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, मैं बता रहा हूं कि मैं बहुत ही एक साधारण परिवार का रहने वाला हूं और साधारण परिवार में मैंने जन्म लिया है। लेकिन तकलीफ ये है कि जब हम आटा, दाल और चावल की बात करते हैं, जो हमारी बेसिक नीड है, वाकई में दर्द होता है। एक आम इंसान को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर हम 2 वक्त की रोटी भी नहीं इंतजाम कर पा रहे हैं तो ये इससे बड़े कष्ट की बात नहीं हो सकती है कुछ, क्योंकि हम इस मुल्क को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं। नारा माननीय मोदी जी दे रहे, विश्वगुरु साहब, दुनिया में डंका बजेगा। सब भूखे पेट न आदमी डंका बजाएगा? मैं जानना चाहता हूं, तेरे $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होने जा रही है साहब, आदमी भूखों मर रहा है। हालात इस कदर खराब है। दूध देखिए, महंगाई तो छोड़िए, अभी आटा, दाल, चावल पे जीएसटी बढ़ाया था, ठीक है, तो दूध पे भी बढ़ा दिया। कम से कम मेहमान घर पे आता है तो कम से कम 1 कप चाय आदमी पिला देता था, प्यार से, मोहब्बत से। अब मुझे लग रहा है वो भी नहीं पिला पाएगा। अरे ये तो छोड़िए, पूजा सामग्री पे भी जीएसटी लग गई। अब अंदाजा लगाइए, अगर आदमी भगवान के पास जाकर के अगर शांति के लिए बैठना चाहता था और कम से कम बैठना चाहता है और अगर वहां प्रेयर करना चाहता है तो यकीन मानिए वो भी। अरे तो हाथ जोड़ के बैठ जाओ, काहे लिए अगरबत्ती जलाओगे? ऐसे हाथ जोड़ लो, बैठ जाओ चुपचाप। अरे भाई, अगरबत्ती नहीं जलाएंगे तो भगवान नाराज हो जाएंगे, वे भी तो देखना है हमको। अरे भाई, भगवान को भी कुछ करना है। मतलब ऑप्शन दे रहा हूं कि भाई हम लोग के पास क्या है, करनी है। हम लोग ऐसे माहौल में जीने वाले लोग हैं कि हर जगह रास्ता तलाश लेते हैं, तो वैसे ही सही। जी जी सर, मैं कह रहा था अभी सबने पांडे जी कह रहे साहब एहसान है इस मुल्क के ऊपर जी कि अभी हमने महंगाई नहीं बढ़ाई है। अरे अब कितनी महंगाई बढ़ाएंगी भाई, देश को कहां ले जाना चाहते? अभी सुरेंद्र जी कह रहे थे
साहब 10 गुना टैक्स बढ़ाया है 2014 से लेके अब तक। $70 पर बैरल आज के डेट में क्रूड ऑयल है, और 2014 में उस वक्त $110 पर बैरल था। 140 तब क्या रेट था डीजल पेट्रोल का और आज क्या रेट है? इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या रेट होना चाहिए? जब डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत इस कदर बढ़ा देंगे आप, महंगाई भी लाजिम है। और आज देखिए गैस सिलेंडर का तो नाम भूल जाएं आप, अब तो लोग लकड़ी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन लकड़ी भी महंगी हो गई है। शहर में परेशानी है ना, तो जो समस्याएं हैं डॉक्टर खान, शहर में परेशानी है। यहाँ लोग लकड़ी कहाँ लेने जाएंगे, वो गैस से ज्यादा महंगी पड़ जाएगी। अरे साहब लकड़ी का, यही तो मैं कह रहा हूं, समस्या तो बहुत बड़ी है। हीटर पे काम कर नहीं सकते, लकड़ी पे खाना बना नहीं सकते, गैस खरीद नहीं सकते, चलाना अब मुश्किल भूखे रहने के अलावा क्या है? हो? तो इस सरकार को चाहिए, हीटर की बात कहाँ चले गए आप? सरकार की जिम्मेदारी है कि कम से कम जो 2 वक्त की रोटी के लिए जो आदमी संघर्ष कर रहा है, कम से कम उस संघर्ष को समझना चाहिए सरकार को, और कम से कम ये बहुत शुक्रिया बातें हो रही हैं जी, बहुत शुक्रिया। मैं नीलम यादव जी को आमंत्रित करता हूं, आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्ष हैं और प्रवक्ता भी हैं। नीलम जी बहुत शुक्रिया, आप नेता भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं, अपना घर भी चलाती हैं। किस मोर्चे में आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है? ब्रजेश, आवाज़ नहीं आई आपकी। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप नेता भी हैं और हाउसवाइफ भी हैं, अपना घर भी चलाती हैं, किस मोर्चे पे आपको ज़्यादा तकलीफ हो रही है? जी बिल्कुल, अभी रेहाना जी की जो हाल रेहाना जी का है वही हाल हम सब का है। हम लोग भी एक नॉर्मल इंसान हैं और समाज में सेवा करने निकले हम लोग हैं। तो जब समाज में सेवा करने निकले तो पता चला कि गैस चलाने चले, पता चला सिलेंडर महंगा हो गया है। रोटी बनाने चलते हैं तो आटा महंगा दिखता है, गाड़ी चलाओ तो पेट्रोल महंगा दिखता है, अस्पताल में जाओ तो बेड चार्ज जितना ज़्यादा महंगा हो गया है। तो अब मोदी जी ने एक बड़े नारे के साथ आए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उनको तो विदेश जाने से फुर्सत नहीं है, उन्हें अपने देश की चिंता नहीं है कि जिस आम आदमी के लिए आप लड़ाई लड़ने चले थे, आज वो आम आदमी महंगाई से त्रस्त है। दूध जिसमें कभी भी जीएसटी नहीं लगा, आपने उस पर भी जीएसटी लगा दी। शायद शबनम जी को शायद उनको महंगाई नहीं लगती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जितने अंधभक्त हैं उनको महंगाई लगती नहीं है। उनको कहते हैं जी कहाँ महंगाई है जी। लेकिन आप आ करके देखिए, एक लोअर क्लास के लोगों के बीच में जाके देखिए, एक गरीब लोगों के घर में जाके देखिए, जो एक वक्त ब्रेड और दूध के लिए भी तरसने लगे हैं। आज मैं नीचे उतर रही थी अपने फ्लैट से, तो हमारा गार्ड के पास एक सिलेंडर वाला आया और गार्ड की वाइफ ने बोला कि दीदी अगर आपके पास 1100 रुपये हो तो हमें दे दीजिए, हमें सिलेंडर लेना, हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो गार्ड महज 8000 रुपये पाता है, उसके पास 5 बच्चे हैं और 7 पूरा परिवार उनका है। मुझे बहुत दुख हुआ इस बात का। और 2 दिन वो सिलेंडर वाला वापस चला गया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे सिलेंडर लेने के लिए, और वो ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे लकड़ी पे भी खाना नहीं बना सकते और लकड़ी भी महंगी हो चुकी है। तो आज जनता जो है वो त्रस्त है कि हम आज लकड़ी नहीं खरीद सकते, हम चूल्हा भी नहीं पूछ सकते, हम दूध नहीं ले सकते, हम ब्रेड नहीं ले सकते, हम सिलेंडर नहीं ले सकते हैं, हम कहीं जाने के लिए हमें एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुके हैं। और महंगाई तो जो बढ़ी है, साथ में बेरोजगारी बढ़ा रखी है। पहले के टाइम में क्या था, अगर महंगाई कम थी लेकिन रोजगार बढ़ता था, रोजगार मिलता रहता था, ताकि लोगों को इतना एहसास नहीं होता था। आज इतना एहसास है कि हर एक घर, जो छोटे वर्ग के लोग हैं या जो बहुत गरीब घर के लोग हैं, जो लोअर क्लास के लोग वो आज रो रहे हैं। किसी पर क्या जनता में इस तरह का रिएक्शन दिख रहा है जैसा कि आप बता रही हैं? बिल्कुल रिएक्शन दिख रहा है। आज मैं अपने गांव गई थी, संत कबीर नगर, वहां पे मैं आपको क्या बताऊं, रोने जैसी हालत हो गई। ऐसे ऐसे लोग हैं जो कभी ठेकेदारी भी करते, छोटा मोटा करते थे, आज वो गारा माटी करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है। और वो गारा माटी में क्या मिलता है, 300-400 रुपए मिलते हैं। अच्छा, मतलब बिल्डिंग मटेरियल में जो लेबर काम करते हैं, उनके पास आज किसी उनकी वाइफ को बीपी लो हो गया, वो हॉस्पिटल गए, वहां पे 1000 रुपया फीस। सरकारी हॉस्पिटल में गए तो वहां पे उन्होंने बाहर की दवा लिख दी। वो क्या करें ये लोग, इनका दुख सुनेगा कौन? आज जो इनके नेता बोलते हैं कि फ्री की रेवड़ी, हम अगर पर शबनम जी तो कह रही है कि मतलब कोई बहुत फर्क नहीं पड़ा और हमने तो बल्कि रोका है महंगाई को। हो सकता है सर, हो सकता है ब्रजेश जी, शबनम जी को फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नीलम यादव को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि मैं भी एक आम महिला हूं, मेरे घर में भी 7 परिवार हैं, माता पिता जी को लेकर के। शबनम जी आप उच्च वर्ग से हैं या मध्यम वर्ग से हैं?
देखिए, आप भी जानते हैं हम सब मध्यम वर्ग के हैं, लेकिन मैंने इस बात को कहा है कि तुलनात्मक दृष्टि से देखिए, जो लोग, अगर मैं लेखक होती तो मैं भी इतनी कहानी बना लेती, लेकिन मैं गृहिणी भी हूँ, मुझे मालूम है मैं 5 रुपए किलो चीनी खरीदती थी, मैं 19 रुपए लीटर दूध खरीदती। अच्छा, लड़े नहीं आपस में, लड़े नहीं, जनता का मुद्दा है, आप लोग कृपया संयम रखें। मैं डॉक्टर राहुल सिंह जी को आमंत्रित करता हूँ, देश के जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आपने पूरी डिबेट में, मैंने चाहा कि आप ये सुने पहले कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रिएक्शन है, आम लोग का क्या रिएक्शन है, और बाहर के आम लोग जिनका मैंने अभी स्टेटमेंट सुनवाया था डिबेट प्रारंभ करते वक्त, उनका ही बयान सुनवाया। मैं चाहता हूं कि आप इसका विश्लेषण करें कि अर्थव्यवस्था में मंदी, बढ़ती हुई महंगाई और आम आदमी, इसका विश्लेषण आप कैसे करोगे एक अर्थशास्त्री के रूप में? शुक्रिया ब्रजेश जी। मैं पूरे डिबेट को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मैं इस बात को बहुत ही क्लियरली समझ रहा था कि मैं कुछ पार्टी के ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन्स को भी सुन रहा हूँ और इस बात से मैं सहमत हूँ कि वो लोग जो भी बात उठाते हैं इस तरह के डिबेट्स में, प्लेटफॉर्म पे वो लोगों के द्वारा जो भी बातें होती हैं उन मुद्दों को उठाते हैं। मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ जिसमें 3 इम्पॉर्टेंट मुख्यतः बिंदु है जिसको मैं आपके सामने लाना चाहूँगा पूरी बातों को सुन के और जो हमारी समझ है। एक तो यह कि मंदी, बेरोजगारी और महंगाई तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र, आर्थिकी जिसको हम कहते हैं, वो कुछ खास सिद्धांतों पे काम करती है और किसी देश के लिए, किसी अलग देश के लिए वो सिद्धांत अलग तरीके से लागू नहीं होता है, वो यूनिफॉर्मली लागू होता है। मतलब कि उसका उसको जब हम लागू करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उसका प्रभाव भी हमें यूनिफॉर्म दिखता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट एक यहाँ पे है जो मैं पहले भी डिबेट्स में कहता रहा हूँ, यहाँ भी कहा हूँ, दूसरे चैनल्स पे भी मैं बैठा हूँ तो कहा हूँ कि देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि पॉलिटिकल इसमें डिस्कशंस हैं और ऑफ कोर्स सब वो होना चाहिए, बट अगर हम इसको यूनिफॉर्म तरीके से देखें, मैं एक एज एन एक्सपर्ट इन दिस सब्जेक्ट पे देखें तो मैं यह बोलना चाहूँगा आपको कि महंगाई, बेरोजगारी और मंदी तीनों जुड़ी हुई हैं और ये सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद का ये परिणाम दिखने लगा है, पूरी दुनिया में दिखने लगा है। आप यह सिर्फ भारतीय आर्थिक समाज का यह परिणाम नहीं है। आप देखें, जो दुनिया में इतनी विकसित देश अमेरिका है, अमेरिका में आज इन्फ्लेशन का रेट 9.1 है। कल ही एक रिपोर्ट आया है कि वहाँ पे युवा वहाँ से यूरोप की तरफ जाने लगे हैं। तो आप बेरोजगारी की स्थिति वहाँ भी बढ़ने लगी है, वहाँ पे आर्थिक स्थिति संभालना मुश्किल हो गया और ये कोविड के बाद का परिणाम है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप जो भी साहित्य थे इससे संबंधित, इस कोविड से संबंधित, इस पैंडेमिक से संबंधित, वो बार बार कह रहे थे, क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेसर हूँ और हम लोग लगातार इन चीज़ों को देखते रहे हैं, अध्ययन करते रहे हैं। वो बार बार काफी एक साल पहले द इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि आम आदमी के इस्तेमाल की जरूरत की चीजें, मिसाल के तौर पर दूध, आटा, चावल, पैकेट दूध कौन खरीदता है? गरीब लोग, आम आदमी, सैलरीड वाला, हम जैसे लोग, मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब तबका, उसमें जीएसटी इम्पोज कर देना, क्या ये ठीक है? इससे एक बात और समझने की है कि हालात पूरी दुनिया में, जो ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, पूरी दुनिया में जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही भयावह है और इस बात को तो हमें मानना पड़ेगा कि पैंडेमिक के बाद की जो स्थिति है वो भयावह है। उसमें सरकार के पास विकल्प मैंने आपको पहले कहा कि जो आर्थिक सिद्धांत होते हैं दुनिया में देशों को चलाने के लिए, वो कोई हर देश के अलग अलग नहीं होते हैं। मैं आपको यह बात भी कहना चाहूंगा कि सरकार कोई भी आएगी उसके पास बहुत ज्यादा विकल्प नहीं है। पहला राउंड हो जाने दीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा। सुरेंद्र जी, अमेरिका को आप उनको अपनी बात कहने दीजिए ना, आपके बारे में तो कोई नहीं बोला, सिर्फ राहुल सिंह बोलिए। राहुल जी गो अहेड। अमेरिका की अरे एक सेकंड रुक जाइए, उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। कैपिटल इनकम क्या है? आप किसी का गला पकड़ने की कोशिश ना करें, गला न पकड़े। बोलिए राहुल जी। गला पकड़ने 1 रुपए का, हाँ ठीक है, उनका हर चीज के अपना दृष्टिकोण होता है ना, उनके दृष्टिकोण को तो सुने। आप हमें नहीं बताए
नहीं, आप हमें नहीं बताए सुरेंद्र जी, आप मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड नहीं जानते हैं, इसलिए आप हमें नहीं बताए। नहीं तो आप पता कर लें पहले, उसके बाद आप तर्क करें। ऐसी कोई बात नहीं, आप हमें पर कैपिटा इनकम नहीं बताएंगे। बीरेन जी आ गए, थैंक यू। आप सबका बीरेन जी को लाया जाए स्क्रीन पे। थैंक यू। एक सेकंड रुकिए। डिबेट आम आदमी के लिए मैंने किया, आप लोग झगड़े नहीं इसमें। बीरेन जी को लाइए डिबेट में। एक सेकंड रुक जाइए। आप लोग क्यों इस तरह, आराम से बात करते हैं हम लोग ना। देखो है आम आदमी की डिबेट, ये इसमें आपस में लड़के इस तरह माहौल में पर बात हो रही है, ये यूरोप और अमेरिका ले जा रहे हैं। बीरेन जी को लाया जाए डिबेट में। भाई बीरेन जी, ये महंगाई से आम आदमी को क्या क्या तकलीफ है, और आप भी अपने अनुभवों को जरा साझा करें बीरेन जी। बीरेन सिंह जी, देखिए, महंगाई तो जब से दुनिया बनी या अर्थशास्त्र आया तब से महंगाई और तमाम सारे मुद्दों पर बात होती रही है। लेकिन चूंकि भाजपा जब चुनाव लड़ रही थी 2014 में, तो उसने नारा दिया था कि हम 100 दिन में महंगाई कम कर देंगे। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन 8 साल बीत गया, कुछ मोर्चों पे सरकार ने काम किया, लेकिन महंगाई के मोर्चे पर लगातार लोगों पर बोझ बढ़ता जा रहा है। अब ये बात आती है कि साहब ये महंगाई किसके लिए है? खाली गरीब आदमी के लिए है? पैसे वाले और धन कुबेर और नेता और अफसर के लिए महंगाई नहीं है? चाहे जितना महंगाई बढ़ जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि पैसा उनके पास है, उनका जीवन आसान है, वो महंगी से महंगी चीज़ें भी खरीद सकते हैं। पिछले 2 साल जो कोरोना के गुजरे, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया, चरमरा गई। अब उसमें अगर देश खड़ा है तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं जड़ मजबूत है, ये किसानों का देश है। लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। इस देश में हम लोग जब से पैदा हुए तब से गरीबी हटाओ का नारा सुनते रहे हैं, लेकिन गरीबी आज तक नहीं हटी। महंगाई भी उसी तरह है, गरीबी हटाने वाले खुद अमीर हो गए और गरीब के गरीब बढ़ते गए। इस देश में जहां आज भी लाखों लोग भूखे सोते हो, वहां महंगाई पर चर्चा होना आवश्यक है। हम उस दौर में हैं जब हम तुलना करते हैं विदेशों से, लेकिन हमारे यहाँ अगर लोगों के पास खरीदने की क्षमता ना हो, लोग बेरोजगार हो, युवा खाली हाथ बैठे हो, लोग अपने बच्चों को पढ़ा ना पाए, सुख सुविधाएं न दे पाए, तो स्वाभाविक है कि हम कैसी तरक्की कर रहे हैं, हम दुनिया से किस तरह की तुलना करते हैं। ये एक बड़ा सोचने वाली सवाल है और बात है। अब बात आती है कि जब जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तब तक महंगाई का मार तेज़ी से पड़ती है। आज दूध का बढ़ गया, आज कभी सिलेंडर का बढ़ गया। ये सब सीधे मारते हैं, आम आदमी के जीवन को प्रभावित करते हैं। एक तो जिस देश में 70% लोग खेती किसानी पर आधारित हैं, अतिरिक्त कोई आमदनी नहीं है, कमाई का कोई साधन नहीं है। एक घर में अगर कोई नौकरी करने वाला है तो 10 आदमियों के परिवार को पालता है। तो इस महंगाई के ज़माने में कष्ट तो होता है लोगों को, क्योंकि घरों में बच्चे बेरोजगार बैठे हैं, पढ़ाई पे खर्चा है, बच्चों के जेब खर्च पर खर्चा है, मोटरसाइकिल चलती है, पेट्रोल लगता है। उनका माँ बाप की मजबूरी है कि बच्चे डिप्रेशन में ना जाएं, उनके लिए भी कुछ करना है, भले वो गांव में बैठे। देखिए, महंगाई तो असली गांव में दिखती है। शहर में तो आदमी के पास नौकरी है, कोई धंधा है, कोई रोजगार उद्योग है, कर लेता है। लेकिन गांव में जहां नौकरी नहीं है, सिर्फ खेती है, वहां आप बेरोजगारी और महंगाई का हाल देखिए, गरीबी की स्थिति देखिए। सड़क नहीं है, बिजली नहीं आती है, रोजगार कोई कर नहीं सकते, कैसे जीवन चलाएं, बड़ी कठिनाई है। लेकिन अब चूंकि जब फाइलों में मौसम गुलाबी है, सरकार के यहाँ हर चीज़ आंकड़ों से चलती है। ये दुर्भाग्य है इस देश का कि ये 75 साल हो गए आज़ादी के और हम चर्चा करते हैं कि साहब महंगाई, गरीबी हटा दी, कोई कहता है कि साहब महंगाई बहुत है। महत्वपूर्ण बात यह ब्रजेश जी कि जब नेता विपक्ष में होता है तो उसको बहुत महंगाई दिखती है, और जैसे वो सत्ता पाता है तैसे उस पर बातें नहीं करता,
कहता है यार ये सवाल करते हैं विपक्ष का आदमी है, छोड़ो हटाओ यहाँ से आगे बढ़ो। तो ये अचानक से कैसे बदल जाता है। अपने यहाँ एक साहित्यकार ने लिखा है कि 3 लोगों को महंगाई कभी महसूस नहीं होती है। पहला जो बाप का खाता हो, दूसरा जो हराम का खाता हो, और तीसरा जो मांग के खाता हो। इनको तीनों को महंगाई से कोई लेना देना नहीं है, ना इनको कोई फर्क पड़ता है। लेकिन जो बीजेपी में है, जो सपा में है, कांग्रेस में है, कोई दल किसी को खाने को नहीं देता है। लेकिन कुछ लोगों, सत्ता के लोगों की मजबूरी होती है कि महंगाई की भी वो महिमा मंडन करें कि महंगाई बहुत अच्छी है, महंगाई से अच्छा चल रहा है जीवन, खुशहाली है। नहीं तो कल को महंगाई शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो इस पर भी बैन लग सकता है। बहरहाल जिस महंगाई पर नेहरू से लेके मनमोहन तक कोसे जाते हैं, उस महंगाई पर चर्चा बहुत आवश्यक है। और ये चर्चा घर घर में है, गृहिणियों को भी है, महिलाओं को भी है। नौकरी पेशा वाले तो वेतन आयोग मांगते हैं, संयोग से अब की वेतन आयोग नहीं दे रही सरकार, 8वां वेतन आयोग बंद कर दिया। कहा कि तनख्वाह काम चलाओ, लेकिन वो रास्ता निकाल लिए, घूस ले लेंगे, ना आए वेतन आयोग, क्या फ़र्क पड़ता है। हम लोग ब्रजेश जी जब पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भराने जाते हैं तो वो कहता है पेट्रोल पंप वाला कि भैया जीरो देख लो पहले। अब ये नहीं कहता है, अब कहता है पहले रेट देख लो, जेब में माल है कि नहीं, पेट्रोल भराओगे, जीरो बाद में देखो। तो अब तो रेट पे निगाह पहले जाती है। ये महंगाई की स्थिति है। लेकिन हमारे देश में महंगाई आसमान छुए, चाहे चीज़ें जितनी महंगी हो जाए, लेकिन कुछ लोगों का ज़मीर इतना सस्ता है कि वो कौड़ियों के भाव बिकने को तैयार है। जी वीरेंद्र जी, इस देश में हर तरह की धारा रही है। कुछ धारा ऐसी रही है जो आलोचना करती है, कुछ धारा ऐसी रही है जो बुरी चीज़ों को भी अच्छी बताती है, कुछ राजनीतिक मजबूरियां भी होती हैं। बहरहाल हर जोर जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है। संघर्ष नारा था लेकिन अब वो हड़ताल हो गया। एक साहित्यकार ने लिखा है कि कैसे हम लोगों ने कीमत चुकाई है गांव से निकलकर शहर आकर, और देश में ग्लोबलाइजेशन की और महंगाई की। सुनिएगा कि रस्सी की बुनी खाट बेच दी और मैट्रेस ने वहाँ जगह बनाई है, अचार मुरब्बे को धकेल कर शोकेस में अब सजी दवाई है। गांव बेचकर शहर खरीदा, कीमत बड़ी चुकाई है, और जीवन के उल्लास बेच के खरीदी हमने तन्हाई है। और बेचा है ईमान धर्म, तब घर में शानो शौकत आई है, और संतोष बेच तिसड़ा खरीदी, अब देखो कितनी महंगाई है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहन भाइयों, कू ऐप पर हमने आज की परिचर्चा का एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि तेल, गैस और खाद्य पदार्थों के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है। अवधेश यादव लिखते हैं कि अगर भारत सरकार चाहे तो कई खाद्य पदार्थों पर से कर यानी टैक्स हटाकर कीमतें कम कर सकती है और जनता को बढ़ती महंगाई से निजात दिला सकती है। बलदेव राम लिखते हैं कि महंगाई तो नेताओं की नीयत पर निर्भर करती है, जब तक कि सभी नेता नीयत को ठीक नहीं करते तब तक बढ़ती महंगाई पर रोक नहीं लगाई जा सकती। शबनम पांडे जी, सवाल नीयत का है और ये सवाल आम आदमी का है। ब्रिजेश जी, मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि जब 2012 में 1200 रुपये में सिलेंडर खरीदती थी और 9 ही सिलेंडर देती थी सरकार, कहती थी आप 12 नहीं ले सकते, 12 महीने खर्च नहीं कर सकते, 1200 रुपये में लेंगे भी और नहीं। चीनी का दाम मैंने बता ही दिया। खाद्य सुरक्षा बिल ये लाते हैं और सपा की सरकार उसे लागू नहीं होने देती। हमारी सरकार आती है तो पूरे देश में मुफ्त में अनाज बांटती है। एक संवेदनशील सरकार है। कहते हैं कि स्वास्थ्य पे खर्च होना चाहिए। हम आयुष्मान भारत में 5 लाख का स्वास्थ्य की सुविधा देते हैं। हम जनता को, चाहे किसान हो, उसे हम किसान सम्मान योजना के तहत सम्मान देते हैं 6,000 रुपये सालाना देके। तमाम फ्रंट पे आर्थिक मदद या खाद्यान्न का मदद या स्कूल जाने वाले बच्चों को मुफ्त, रेहाना जैसी आम वर्किंग महिलाओं के लिए आपके मन में कोई सहानुभूति है? देखिए, हमारी सरकार को हर व्यक्ति के लिए, अपने देश की हर जनता के लिए सहानुभूति है। महंगाई निश्चित तौर पे बढ़ी है, इससे कभी भी सरकार मना नहीं करती।
पूरे विश्व में बढ़ी है, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि महंगाई मेरे घर में बढ़ी है और सुरेंद्र राजपूत जी के घर में नहीं बढ़ी है तो ऐसा नहीं अरे होता। दूध आटे का दाम से विश्व से क्या मतलब है? देखिए सभी चीजों के दाम से हैं। आज यूके में मेरे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहते हैं कि हम कोई भैंस और गाय कोई फॉरेन से थोड़ी आती है, ये तो यही की है। ब्रिजेश जी जब ऑयल बॉन्ड लेने वाले आज बेशर्मी से कहते हैं ऑयल और डीजल के दाम पे चर्चा कर लेते हैं और चीनी का दाम 5 साल में दुगना कर लेते हैं, 10 साल में सोचिए कितना कर लिया होगा, फिर भी बेशर्मी से कहते हैं कि आज दाम बढ़ा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मैं रेहाना अंजुम खान जी को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक सेकंड रुक जाइएगा प्लीज। मैं दे दूंगा। रेहाना जी बोल रहे फिर आप बोलिए। उसी का जवाब दे रही हूँ। आपने बेशर्मी और निर्लज्जता बोला था, उसी बेशर्मी और आगे आपकी मर्जी जैसा आप। हाँ एक सेकंड रुक जाए जरा, रेहाना जी की बात सुन लें, उनकी बात बहुत आज इम्पोर्टेंट है। पहले आप अपना घर कैसे चलाती थी रेहाना अंजुम खान जी? जी पहले ये बेरोजगारी भी इतनी नहीं थी, काम होता था तो उससे मेरा घर ठीक ठाक चल जाता था। अब बेरोजगारी भी इतनी हो गई है, काम भी नहीं है और महंगाई उससे 4 गुना हो गई है। तो अगर महंगाई इन्होंने की थी तो बेरोजगारी अगर ना होती तो शायद ये महंगाई ना खलती, लेकिन बेरोजगारी हद से ज्यादा हो गई है। सर मैं अपने बच्चे की फीस नहीं भर पाई, उसका मुझे बीच में बीए का जो है छुड़वाना पड़ा। मैं क्या करूं? मेरी बेटी रोने लगी कि मम्मी मुझे पढ़ना है, कैसे भी मुझे पढ़ना है। और उसमें अचानक मैसेज आया कि मुझे फीस देना है 5,000 कल। अब मैं सोचने लगी अब मैं फीस कहाँ से अरेंज करूं? जिससे कहो कह रहे मैं खुद परेशान हूँ, जिससे भी कहो वो कह रहे मैं परेशान हूँ। दुकान पे मेरे काम भी नहीं है, बेटे के काम के लिए मैं ढूंढती रही कि बेटे का कहीं काम लग गया तो बेटी की मैं फीस भर सकूं। बच्चे बेरोजगार ही होते चले जा रहे। बेटी की फीस कोई तरह से मैंने मांग के थोड़ा ब्याज लेके उधार पैसे लेके भरा। ये लोग बिल्कुल कुछ भी नहीं, बस क्या खाली यहाँ वहाँ। हम ये कहते हैं हमारे भारत में इतनी गरीबी है, हमें अपने भारत को देखना चाहिए। मुझे बाहर के लोगों से नहीं मतलब है, जितना था मुझे वही उतना ही लौटा दे, उतना ही सस्ता कर दें। सुरेंद्र राजपूत जी कह रहे हैं कि जो है बहुत थैंक यू मैडम। हाँ सुरेंद्र जी बोले आप। 4 बातें भारतीय जनता पार्टी ने झूठ छल कपट और निर्लज्जता की करी। नंबर 1 इन्होंने कहा 1200 रुपए का सिलेंडर था जिसमें 800 रुपए की सब्सिडी मिलती है। मैडम बीच में इंटरप्ट ना करें, एक वन बाय वन। 1200 रुपए का सिलेंडर था, 800 रुपए सरकार सब्सिडी देती थी। अगर क्या नाम शबनम जी 1200 रुपए का सिलेंडर खरीदती थी तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर इनके पास 1200 रुपए की रसीद हो तो। एक बात। दूसरी बात आ जाइए, आप कहते हैं किसान को कहते हैं ना भाजपा इस कदर आवाम पर एहसान करती है, वो आंखें छीन लेती है और चश्मे दान करती है। 96,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड की बात 25 लाख करोड़ रुपए की इन लोगों ने लूट करी है 32 रुपए पर लीटर डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा करके। 25 लाख करोड़ की कौन देगा भाई? आप 96,000 करोड़ रुपए दे दीजिए, उसमें से भी 8,000 करोड़ दिए, 24 लाख करोड़ रुपए तो जनता को दे दीजिए वापस। ये लोग पढ़ लिख करके नहीं, सिर्फ प्रतिशत मत बोलिए भाई, बढ़ जाती है और आप कहते हैं कि कुछ महंगाई नहीं। अगर आप बीच में बोलना चाहते हैं तो फिर दूसरी बात आप आ जाइए। आप कहते हैं किसान को हम सम्मान निधि, अरे अपने घर से दे रहे हैं या अपने ससुराल से दे रहे हैं या मोदी जी के ननिहाल से लाए हैं? आपने खाद के ऊपर 2.5 गुना दाम बढ़ा दिया, आपने डीजल के ऊपर 2.5 गुना दाम बढ़ा दिया। और ये आपने अरे ये नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के आपकी ससुराल से लाई है, नरेंद्र मोदी के आपने ननिहाल से लाया है पैसा जो किसान को दे रहा है। आप केवल नरेंद्र मोदी के आपने ननिहाल से लाया है पैसा जो किसान को दे रहा है। सबसे बड़ी बात आप आ जाइए, उसके बाद अरे फर्जी और फ्रॉड तो आप लोग, उसके बाद आप आ जाइए सड़कों पे चढ़े। जो सबसे बड़ी पूरी दुनिया में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा। अभी ये राहुल सिंह बोल रहे थे पेड अर्थशास्त्री है जो भारतीय जनता पार्टी। शबनम जी एक सेकंड रुक जाए, शबनम जी रुके आप, शबनम जी आप रुके, आप रुके, शबनम जी आप रुके। हाँ सुरेंद्र जी बोलिए, सुरेंद्र जी कंप्लीट करिए। सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के पेड अर्थशास्त्री जो ये बोल रहे थे कि भाई ये अभी अमेरिका में पर कैपिटल इनकम क्या है, अमेरिका में क्या कमाई होती है, क्या परचेजिंग पावर है उनकी
की कोई बात बताएगा इनको? सुरेंद्र जी, रेहाना जैसे लोगों का कैसे हम लोग इनकी समस्याओं कैसे निजात दिलाई जाए? ये ज्यादा तकलीफ की बात। एक लाइन की बात है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सर। कम से कम एक तो हाथ जोड़ के मोदी जी से निवेदन है कि बेरोजगारी को दूर करने का प्रयास करें, नौकरियां खोलें। नौकरियां आप नहीं खोल रहे, नौकरियां आप खत्म कर रहे हैं। 96,000 रेलवे की भर्ती आपने खत्म कर दी है। उत्तर प्रदेश में 74,000 भर्तियां आप खत्म करने जा रहे हैं। आप कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं बेरोजगारी खत्म कर दीजिए। रेहाना जी जैसे लोगों की समस्याएं खत्म हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का शुक्रिया। डॉक्टर अजीज खान को स्क्रीन पे लिया जाए। धन्यवाद डॉक्टर अजीज खान। दूध महंगा, चावल महंगा, बैंक का कर्ज महंगा, डाटा महंगा और आटा भी महंगा। समाजवादी पार्टी क्या कर रही है? अब सर जो शासन सत्ता में उसकी जिम्मेदारी है। इन्होंने तो बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे, वायदे किए थे, जनता को गुमराह कर दिया और जनता को कहीं ना कहीं धोखा दिया। आज जनता अपने आप को बड़ा ठगा महसूस कर रही है। भाई समाजवादी पार्टी अब क्या कर सकती है इसमें? समाजवादी पार्टी जब सड़कों पर निकलती तो 125 एमएलए हैं आपके पास, ये मारते हैं सर। मैडम प्लीज, मैडम नो सिर्फ डॉक्टर अजीज खान बैठे लोग झूठ बोलते हैं। जब सत्ता में सर जब सत्ता में बैठे लोग झूठ बोलते हैं, झूठ का पुलिंदा है उनके पास, तो आखिर जो विपक्ष के लोग हैं सिर्फ आवाज उठा सकते हैं। जब ये निर्लज्ज लोग हैं, ये सुनना नहीं चाहते हैं। और आप इस बात को समझिए, इन्होंने तो वायदा किया था अच्छे दिन आने वाले, सब यही अच्छे दिन है। आज जनता भुखमरी के कगार पर है। अरे भाई यही यूपीए सरकार, ये सुनिए ना, यूपीए सरकार में 370 रुपया सिलेंडर था, 370 रुपए का लोग सरों पे लेकर घूम रहे थे, लोग सरों पर लेकर घूम रही थी। आप तो 1100 पे भी सर पे रखने को तैयार नहीं है। लोग बौखलाए हुए थे। अब तो 1100 हो गया, आप तो अपने सर पे रखो। महंगाई दर देख लीजिए उस समय का, अगर नहीं हो तो लिस्ट दिखा दूं आपको। ऐसे लेकर घूमू, इनके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सर आप 1100 पे रख लीजिए अपने सर पे। सपने दिखाते हैं, ये ख्वाब दिखाते हैं। ओके नीलम यादव जी, बहुत शुक्रिया। थोड़ा वक्त का अभाव है इस राउंड में, थोड़ा सा सहयोग करें प्लीज। ऑल राइट, एक सेकंड। नीलम यादव जी, देखिए इतनी चीज़ें हैं जो महंगी होती जा रही हैं, इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा है? रेहाना जैसे लोगों पे। इम्पैक्ट किसके पड़ रहा है? हमारे आप जैसे लोगों पे। जी बिल्कुल, शायद शबाना जी को ये फर्क नहीं पड़ रहा है जो आज इस तरह से डिबेट में भी ये बहस करने में लगी है। देखिए सबका दृष्टिकोण होता है। बातें करिए, बातें नहीं, आम जनमानस की बात हो रही है। आम जनमानस की के लिए काम कर रही है। दूध, दही, आटा पे जो जीएसटी लगा हुआ है, जो महंगाई की दरें बढ़ाई जा रही हैं, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार जो है आम जनमानस के लिए काम कर रही है? इस बात का आपको है समझ? आप बता सकते हैं कि क्या आम जनमानस के लिए काम कर रही है ये भारतीय जनता पार्टी? आप अपनी कमजोरियों को छुपा रही हैं। आप कह रही हैं तुलनात्मक बात करना है, तुलनात्मक बात करना। आप रेहाना जैसी महिला की बात समझते क्यों नहीं है? आप हमारी सरकार जो कॉमन लोग हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, आप कभी जाके मिलिए उनसे। आप देखिए कितनी महंगाई है। शबनम जी, सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होता है। यही बात विपक्ष को सीखना पड़ेगा। विपक्ष को बढ़ाया है, सच्चाई को बढ़ाई है। नकाब अगर शास्त्री बोलते हैं तो कहते हैं पेड़ है, आज शास्त्री को भी गलत कह देते हैं। अभी ब्रिजेश जी अगर सच्चाई से बता दें कि किस तरीके से वैश्विक स्तर पे महंगाई बढ़ी है, तो आप उनको भी बीजेपी का प्रवक्ता बता दें। तो आज ये हाल हो गया विपक्ष का, इसीलिए जनता ने विपक्ष को नकार दिया है। इसीलिए आप लोगों को विपक्ष में बैठने का काम दिया गया। नीलम यादव बोलेंगे। थैंक यू मैडम, थैंक यू। हाँ नीलम जी कंप्लीट करें प्लीज। तो मैं ये कहती हूं कि जो आज आप देखिए डॉलर जिस तरह से भारत को छोड़ रहा है, जितनी तेजी से भारत को छोड़ रहा है, उतनी तेजी से भारत के लोग नागरिकता छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? अगर भारत में विकास होता तो वो भारत छोड़ के बाहर क्यों जाते? थैंक यू मैडम, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहुल सिंह, महंगाई को सर कैसे कम किया जाए? कोई फार्मूला बताओ, आप लोग तो एक्सपर्ट लोग हो, बताओ। फार्मूला क्या बताएंगे? मोदी जी ने बताया ही नहीं हो। सर आपका नाम राहुल सिंह नहीं है ना, आप सुरेंद्र राजपूत हो। अरे सर ये बताएंगे नहीं ना। राहुल सिंह जी बोलिए। बदल दिया विपक्ष में, सिर्फ राहुल सिंह बोलेंगे, बोलिए। बताओ राहुल जी फार्मूला। राहुल जी बोलिए प्लीज।
ऑलराइट, उनका फोन में कुछ अरे प्रॉब्लम, फोन तकलीफ नहीं, वो होता है। बोल नहीं पा रहे हैं, उनको पैसा नहीं ऐसी मिला बात भाई। नहीं, फोन बंद है। देखिए आप- विपक्ष आप- कैसे बदल आप सुन के पा रहे हैं सुर मुझे? में बोल रहा है। आप मुझे सुन पा रहे हैं? सत्ता में थे, दुगनी शुक्रिया महंगाई बढ़ाए शुक्रिया, थे। धन्यवाद और धन्यवाद। विपक्ष में आते डिबेट मुझे यहीं पर रोकनी पड़ रही है, वक्त का अभाव है। बहुत शुक्रिया, आप सब ने अपने अपने महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। और बहन भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।